नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक संदीप कुमार जी। स्वागत और अभिनंदन। कल संसद चल रहा था, आपने देखा। एक दिन पहले वंदे मातरम पर बहस होती है, उसके बाद एसआईआर पर। सरकार सोच रही थी कि वंदे मातरम पर हम विपक्ष को घेर लेंगे, विपक्ष तथ्य नहीं रख पाएगा, और उसके बाद एसआईआर में हम लपेट के चाशनी की तरह विपक्ष को पी जाएंगे, क्योंकि वंदे मातरम सबके दिल में रहता है। इस भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है कुछ लोग जो नहीं कहना चाहते, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिल में बसा हुआ है। हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। नारे और गाने, जब हमारा कहीं आंदोलन होता है तो उसकी जान होते हैं। अब सबने जम के खिंचाई कर दी वंदे मातरम पर। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारे बाप का पता नहीं है कौन है, तुम किसको कब बना लोगे। वो आज वायरल हो रहा है क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह का सामना करना था। इकरा हसन ने सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम का एक एक व्याख्या कर दी। और फिर अखिलेश यादव खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जब रिफॉर्म की बात हो रही है एसआईआर पर तो बात करनी पड़ेगी उपचुनाव की भी। क्या हुआ उपचुनाव में? जब उन्होंने धज्जियां उड़ाई तो कोई सांसद महोदय खड़े हो गए तो उनका अनपढ़ भाई बैठ जा, बैठ जाओ। और ये शुरुआत की कल राजनाथ सिंह ने, जब राजनाथ सिंह ने कहा कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। और इस पूरे प्रकरण में आज सदन में जो हुआ वो भाजपा को कतई पता नहीं था। कल जो दिन भर हुआ सदन में, उस पर किसी भी चैनल पर, राष्ट्रीय पे कोई टीवी डिबेट नहीं हुई कि राहुल और अखिलेश ने क्यों किसी को भक बोला, क्यों अनपढ़ बोला, क्यों गमार बोला, बैठ जाइए, इसी पार्टी से जाके वहां बैठ गए हो जाके। कोई कुछ नहीं बोला। मामला फंस गया पेचीदा। अब शाम को जब कुछ नहीं बनाए तो फिर अब इंडिगो की खबरें वायरल होना शुरू हो गई। शाम को उसके लेटर आना शुरू हो गए, उसकी पर्चे आने शुरू हो गए, सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब चर्चा अब इंडिगो पे भी होगी। विपक्ष पूरी तरीके से आज हमलावर था। नायडू ग्रुप, नीतीश ग्रुप चुपचाप बैठा देख रहा था कि ये माजरा क्या है। इस पूरे पर, प्रकरण पर जो कुछ हुआ है संदीप जी, उसमें पहला कमेंट आपका कि आपके हिसाब से क्या रहा? जी शिव कुमार जी, नमस्कार आपको और दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ, याद रखिए जो ये पूरा आज घटनाक्रम हुआ है, इस आज पूरे दिन भर में पूरा विपक्ष जो था वो सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हावी रहा और हावी रहने की जरूरत भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे देश की जनता को कोई आराम मिलता हो या उससे उनको कोई आशा की किरण दिखती हो। जो अभी ये शासन चल रहा है, तो आज जो सवाल उठाया बहुत ही विस्तार से माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी चीजों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए इस एसआईआर की आड़ में एनआरसी की भी तैयारी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले चुनाव कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन, उसके रिफॉर्म की जरूरत है। और विस्तार से उन्होंने रिफॉर्म को डिफाई किया, उसको उसको परिभाषित किया। उन्होंने देशों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने जर्मनी को की जो चुनाव प्रणाली है उसको विस्तार से बताया। यूएसए की बात की, जापान की बात की। ये दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस देश है। जापान एक छोटा सा देश है, 12 करोड़ आबादी है, बहुत भौगोलिक रूप से छोटा है। हमारे भारत में बहुत सारे जापान हो सकते हैं, लेकिन जापान की जो कारें हैं ना भारत में, अब सोच लीजिए अकेले केवल करीब करीब 45% ही, पहले तो 50% मारुति, क्षमा करिएगा, सुजुकी की गाड़ी जो है ना, हर दूसरी जो कार है भारत में वो जापान की सुजुकी की है, फिर टोयोटा की है, कोरिया की हुंडई की है। तो जापान एक छोटा सा देश है, बड़ा सा व्यापार करता है, लेकिन फिर भी ये बैलेट पेपर से ये वोट कराते हैं। क्यों कराते हैं? उनसे क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं? अखिलेश जी ने सवाल पूछा कि आप उनसे आगे हैं, उनसे क्या बहुत आगे जा चुके हैं? तो क्यों आप कर रहे हैं? जब इतने सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने रामपुर मिल्कीपुर चुनावों की बात की, स्पष्ट ढंग से बताया है कि कैसे एक धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के यादव एम्प्लॉइज को जब कुंदरकी और मिल्कीपुर में चुनाव होना था, रामपुर में होना था, उनको उपचुनाव में तो गुंडई हुई है उत्तर प्रदेश में, उनको चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया गया। क्या उस इस देश में बराबर के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान और यादव इस देश के बराबर के नागरिक नहीं है?
आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते? तो क्या देश संविधान से चल रहा है? क्या माने आप कब तक लोगों की आँख में धूल झोंकते रहोगे? आज विपक्ष ने गिरबान पकड़ लिया और इनकी चोरी पकड़ ली और उस दुखती पे चर्चा की है जो इस देश की बीमारी का कारण है और मैंने उस दुखती रग को पकड़ा है सत्ता पक्ष का, जिससे वो पूरा चुनाव को मैनेज कर रहा है और ये हकीकत भी है। क्योंकि जब वीडियो वायरल हुआ एक आदमी का 6-6 वोट डालने का, इसका ज़िक्र किया आज माननीय अखिलेश यादव जी ने। सरकार ने क्या किया है? कितने कंप्लेंट्स गए? एक भी उस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं की है। उन्होंने ये भी बात कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जब तक उसकी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो जब ये सब कुछ हो चुका है, बोला जा रहा है, तो अब इसका क्या मतलब है? ये जो चुनाव में संदेह उठना शुरू हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, चाहे वो हरियाणा का चुनाव था। शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के चुनाव से। बिहार में आपने देखा है कि कैसे चुनाव के बीच में अ मध्यावधि चुनाव में क्षमा करिएगा विधानसभा के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को धता बताते हुए और पैसे बाँटे गए और चुनाव को खरीद लिया गया। अखिलेश जी ने ज़िक्र किया कि उनके चुनाव में जब वो एक वेलफेयर वो मोबाइल फ़ोन बाँटना चाहते थे, तो जबकि बहुत पहले बाँटना चाहते थे, चुनाव से बहुत पहले उन्होंने कहा कि इसी बीजेपी के लोगों ने चुनाव की दुहाई देते हुए उनको रुकवा दिया चुनाव आयोग से। और ये चुनाव आयोग पूरा 10 कदम आगे बढ़ के सरकार के लिए काम कर रहा है। इसी चुनाव आयोग के भीतर से एक मेंबर का डिसेंट आ रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका कोई मतलब नहीं है। इस तरह के चुनाव आयोग का क्या मतलब है? सीधा-सीधा माननीय अखिलेश यादव जी का इशारा था कि जो पहले चयन प्रक्रिया थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसमें नेता विपक्ष होता था, प्रधानमंत्री होता था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था। उसको क्यों सुधार किया गया? सीजेआई को हटा के और उसमें गृह मंत्री को जोड़ा गया। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलके एक तरफ हो जाते हैं और 2 एक से, नेता विपक्ष का भी कोई मतलब है नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। नियमों में ठीक पहले बदलाव किया गया था। मैं दर्शकों को बता दूँ कि फरवरी 2025 में ये बदलाव हुए थे और उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी को चुना गया था। ज्ञानेश गुप्ता जी हैं कौन? केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इसी गृह मंत्रालय में काम कर रहे थे। धारा 370 हटाने के पीछे इनका मुख्य रोल था और ये पीछे मिलके प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ काम कर रहे थे और वहाँ से ही इनको चुना गया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए अब इनके रिटायरमेंट के बाद। तो कुल मिला के आज व्यापक चर्चा हुई है और जिस वंदे मातरम पर ये लोग चर्चा कर रहे थे, संजय सिंह ने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि ये 4 नाम बता दें इनके अपने आइडियोलॉग्स के, जिन्होंने वंदे मातरम का गान किया हो, देश की आज़ादी में शामिल हुए हों। कोई जवाब नहीं था। तो आज पूरी तरह से विपक्ष राहुल गांधी ने भी यही स्पष्ट ढंग से कहा है कि अ जो भी वोट चोरी कर रहा है उससे बड़ा इंटरनेशनल कोई नहीं हो सकता है और मैं सत्ता में आऊँगा तो उसको जेल भेजूँगा। इससे पूरे सत्ता पक्ष के नेताओं में और उनके जो सिम्पैथाइज़र्स हैं उनमें सन्नाटा है और हालत खराब है। और हकीकत भी है क्योंकि आज विपक्ष पूरी तरह से अपने मुद्दे पर अ, दहाड़ भी रहा था, बात भी कर रहा था और जनता में भी बड़ा इसका पॉजिटिव एक मैसेज गया है कि नहीं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है जिससे आगे चुनाव की प्रक्रिया में सुधार हो सकता है और उससे कम से कम न्याय सुनिश्चित हो सकता है भारत में। जी, शिव कुमार जी। राहुल गांधी ने भी आज काफी अपनी बातें बड़ी दृढ़ता से रखी। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। कई चीजें हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी का इल्जाम लगाया है। आरएसएस विचारधारा को समानता विरोधी बताया है। कहा खादी का हर धागा बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है। संस्थाओं पर कब्जा, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। इस पर हंगामा मच गया। किरेन रिजिजू से लेकर स्पीकर तक ने बीच बीच में टोका, लेकिन राहुल नहीं रुके। अब यही क्लिप अब एक्स और फेसबुक पर वायरल है। एक तरफ कांग्रेस समर्थक बोल रहे हैं आखिरकार कोई सच बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक लिख रहे हैं पार्लियामेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? क्या राहुल गांधी ने यह मुद्दा सही उठाया या राजनीतिक ड्रामा है? नहीं, ये राजनीतिक ड्रामा कैसे है? आप देखिए कि एक ब्राज़ील की मॉडल मैथ्यू फेरेरो 22 बूथों पे वोट डाल के चली जाती है। इस पे चर्चा नहीं हुई तो क्या होगी? ये लोकतंत्र के मतलब लोकतंत्र के गाल पर तमाचा है। इस पर चर्चा नहीं हुई तो कब चर्चा होगी? जो महादेवपुरा है बेंगलोर का, वहाँ पर एक-एक घर में 80-80 वोटर हैं और
इतनी फर्जी वोटिंग हुई है, इस पे चर्चा नहीं होगी तो कब होगी? ये क्यों नहीं बताते हैं ज्ञानेश गुप्ता कि मैथ्यू फरेरो कौन है? मैंने उनको वो कहाँ से पकड़ के ले आए? क्यों कैसे उन्होंने 22 वोट दे दिया? एक व्यक्ति कैसे 22 जगह हो सकता है? अभी आज एक खबर थी कि इसी चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जो इनका एक डुप्लीकेट डिटेक्ट करने वाला इनका एक सॉफ्टवेयर था जो बहुत महंगा था, उसको इन्होंने डिसोन कर दिया, मतलब हटा दिया है। कह रहे हैं कि नहीं, तो ये एक्सक्यूज खोजने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे अपनी गलती को छुपाया जाए, अपनी गलती को ज्यादा से ज्यादा मतलब दूसरों के सर पे लादा जाए। हकीकत ये है कि जो अभी आपने विस्तार से बताया, जो सवाल पूछने के दौरान, ये सच बात है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है समानता के खिलाफ है, असमानता के लिए काम करते हैं ये। जिनका शोषण करते हैं उन्हीं को बाद में आइकन बना लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब तक जीवित थे उनको प्रताड़ित किया, अब आगे चढ़-चढ़ के उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं। जो भी महान हो गया उसको ये सबसे पहले अपना बना लेते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए उसको प्रताड़ित करते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं और अपनी विचारधारा को थोपने के लिए उसकी विचारधारा को गलत बताते रहते हैं। जब बाबा साहब इनके प्रिय हैं, तो उनकी विचारधारा पे क्यों नहीं काम करते हैं? क्यों नहीं ये समता और समानता के लिए काम करते हैं? क्यों नहीं ये आज भी इनके शासन में इनका केंद्र में शासन है, कई राज्यों में शासन है, वहाँ दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। इस तरह का समाज इन्होंने निर्माण किया है। क्यों नहीं इन्होंने किसी भी महार जाति के व्यक्ति को आरएसएस का प्रमुख बनाया? अब तक एक ही जाति विशेष के लोग 99% होते रहे, रज्जू भैया बस एक दूसरी जाति से थे। तो इस तरह के संगठनों से कोई इनका खुद का भला नहीं होने वाला है। हाँ, ये लोगों को भ्रम में रख के झूठ बोल के सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन कभी भी तुरंत चले जाएँगे, कभी भी जाएँगे भी और जाएँगे तो फिर आएँगे नहीं। और रही बात जाने-आने की नहीं है, मेन मसला है कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ कितना दिन टिकेगा? ये जो झूठ की विचारधारा है, ये इसमें कोई दम नहीं है और इसका सुख कोई सुख नहीं है। ये सुख कुछ देर के लिए होता है, लेकिन वो जो असुरक्षा होती है हमेशा पीछे, वो आदमी को कभी सुखी नहीं होने देती है। तो मुझे नहीं लगता है ये लोग परेशान लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ये लोग बेसिकली षड्यंत्रहीन का जीवन है। तो ये उसके परे नहीं जा पाते हैं और दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह के लोग भारत की टॉप की उस पे स्थिति पे पहुँच गए हैं और भारत को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने कहा और जो नेताओं ने कहा वहाँ, ये उसी का परिणाम है कि इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर इस तरह का सवाल उठ रहा है। जो मैंने आपसे बात कही कि ये ठीक लोकसभा चुनावों से पहले क्यों सुधार किए मतलब महत्वपूर्ण देखिए ऐसा है ना कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। तो उन चुनावों से पहले ठीक इनकी नियुक्ति में इस तरह से नियम में ढील कैसे की गई? अभी आपने देखा होगा कि जो संचार साथी ऐप था, आया, किसको कितने लोगों को मालूम था उसके बारे में? एसआईआर का जो निर्णय लिया गया, उसके बारे में कितने लोगों को मालूम था? ये सरकार सब कुछ छुपके-छुपके करती है। जैसे लगता है कि क्या अरे भाई देश हित का मामला है, हर आदमी को जानना चाहिए। अभी देखिए जो पीएमओ से क्षमा करिएगा, वो जो बेटिंग ऐप है शायद महादेव बेटिंग ऐप ही है, यस। उसका देखिए कि वो दुबई से ऑपरेट हो रहा है और 3-4 लोग शामिल हैं उसमें। लॉ कमीशन का एक मेंबर है, वहाँ से वो नियमों में ढील डराने की बात कर रहा था। प्रसार भारती का एक व्यक्ति है जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, नवनीत सहगल, और उसके बाद पीएमओ में काम करने वाला व्यक्ति जोशी। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मतलब पचासों हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है। उसी घोटाले को नहीं, आप जगह-जगह देखिए 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, किसी टीवी में डिबेट हुई, बुलडोज़र को क्या नशा हो गया है? बुलडोज़र क्या नशे में है? क्यों नहीं जाता है बुलडोज़र? क्यों नहीं गढ़ आता है? जस्टिस कब होगा? बच्चे मर रहे हैं और बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार कोई ना कोई तो है ना भई, तो वो कौन है? उन बच्चों के साथ न्याय क्या कब होगा? वो बच्चे क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? बस यही अंतर है कि वो अ जो उत्तर प्रदेश के प्रधान सेवक हैं, उनकी जाति के नहीं होंगे शायद। हो सकता है 1-2 उनकी जाति के भी हों। उसके बावजूद वो उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो न्याय तो देखिए इस सरकार में किसी के साथ नहीं हो रहा है, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हों। उनको कितनी सैलरी बढ़ी है? कहा गया कि परमानेंट कर देंगे, देखिए उनको कैसे धोखा दिया गया। उनकी एकता को तोड़ी गई। ये सब मॉडल गुजरात का मॉडल है। गुजरात में ना प्राइमरी एजुकेशन वहाँ किसी भी संगठन में कोई ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह का ट्रेड यूनियन नहीं है, गुजरात में नहीं बचा है, क्योंकि कुछ लोगों को मिला के पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया।
यूपी में भी वही हुआ, शिक्षा मित्रों को पूरी सैलरी मिलती थी अखिलेश जी के गवर्नमेंट में। उसके बाद ये सरकार आई, कही कि नहीं नहीं, अखिलेश जी ने उनको ट्रेनिंग करा के परमानेंट भी कर दिया था, सब कुछ वैलिड था। फिर इन लोगों ने कुछ लोगों को उकसाया, वो कोर्ट गए, फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं हम कर देंगे। करने के बाद वो जानबूझ के ये सब कुछ उल्टा आया, और उल्टा आने के बाद फिर कहा कि नहीं नहीं फिर भी हम करेंगे करेंगे, और कुछ नहीं हुआ। अंत में ये लोग माने उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा स्कैम ये है कि बेचारे निरीह शिक्षा मित्रों ने, कितनों ने आत्महत्या की है। इसी पे बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, किताबें लिखी जा सकती हैं, रिसर्च किया जा सकता है कि कैसे एक सिस्टम ने इतने बीएलओस की हत्या हुई है। और लोग कहते हैं कि वंदे मातरम पे डिबेट कीजिए। अरे वंदे मातरम क्या आप इतिहासकार हैं? जैसे लोग ये क्या आप इतिहास, ये कि पार्लियामेंट है, यहाँ जनता के मुद्दों का डिबेट होगा या इतिहास का डिबेट होगा? ये कोई एकेडमिक, आप जाइए इतिहास पर डिबेट करना, यूनिवर्सिटीज में जाइए, सेमिनार में जाइए, कॉन्फ्रेंस में जाइए। आप पार्लियामेंट को कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हो? पार्लियामेंट ये जनता जनता के की दवाई नहीं है उसके पास, फर्जी दवाइयां बिक रही, क्यों बिक रही हैं? प्रदूषण है इतना, प्रदूषण पे आपके मुख्यमंत्री कहती है कि टेम्परेचर नापने का, एक्यूआई से टेम्परेचर नापते हैं, गजब हालत है। जब चीफ मिनिस्टर जो है वो इतनी मिस इन्फॉर्म्ड है, वो उसको ही कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप सोच लीजिए कि कैसे कैसे वो एक शेर है ना कि हर साग पे उल्लू बैठा होगा तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। वही वाला मामला है कि अजीबोगरीब लोग हैं, गुड गवर्नेंस के नाम पे इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे कूद रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो ढाक के 3 बात है। अभी एक खबर आई है कि बैंकों से करीब करीब 6.25 लाख रुपए मेरा राइट सवाल यही था अगला आपसे, अगला जी। सवाल मेरा यही है कि ये 6.25 लाख करोड़ रुपया कहां चला गया? बहुत बड़ी रकम है, कई राज्यों की तो इसकी रकम के बराबर पोजीशन कई देशों की नहीं है, इतनी उतना रुपया गायब है। कुमार जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। देखिए इसमें ऐसा है कि ये याद रखिएगा इस बात को कि डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है रुपए की तुलना में, रुपए की कंपैरिजन में। और स्थिति ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक माने सरकारी बैंक, एक्चुअली उसमें से ये बड़ी खबर आई है कि लगभग 6.15 लाख करोड़ रुपए को अपने बही खातों से राइट ऑफ कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब बैंक को लगता है कि किसी लोन की वसूली की उम्मीद बहुत कम है, यानी कि वो लोन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, तो बैंक उसे अपनी बैलेंस शीट से हटा देता है। इसको ही हम राइट ऑफ कहते हैं शिव कुमार जी। राइट ऑफ करने से बैंक को फायदा होता है, और उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम दिखते हैं, बैलेंस शीट साफ होती है, और टैक्स और उसके जो अकाउंटिंग होती है उसमें मदद मिलती है। लेकिन समस्या ये है, इसमें एक मामला दिख रहा है। मामला ये है कि भाई इतने लोगों ने लोन लिया, तो इसका मतलब कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, कहीं ना कहीं घोर क्राइसिस में थे। क्राइसिस में थे तो वो लोन लौटा नहीं पाए। तो ये बता रहा है कि इससे जो उन्होंने काम शुरू किया, उससे जुड़े हुए काम भी सब कुछ एक फेलियर है। तो ये देश में गंभीर संकट को बता रहा है, और संकट को तो बता ही रहा है। अब ये इसमें से निकल के आ जाए कि किसको कितना मिला और कितना राइट ऑफ हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। किसान तो यहाँ 50,000 के लोन पर आत्महत्या कर ले रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड के किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान हो, या जो भी तेलंगाना के किसान हो, या फिर तमिलनाडु के किसान हो, जो गरीब किसान है, चाहे पूर्वांचल के हो, सभी 50,000 के कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। और यहाँ पर किसका राइट ऑफ हुआ है, इसका डेटा अगर आ जाए तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतना बैंकों को अपना लोन राइट ऑफ करना पड़ा अपने बैलेंस शीट से, इतना मतलब कि उन्होंने रिकवरी नहीं की, इतना रिकवरी नहीं की, तो जिन्होंने लिया था इतने लोग फेलियर हुए हैं। और वो लोग अगर फेलियर हुए हैं तो फिर उनसे जुड़े हुए लोग भी फेलियर हुए हैं, उनकी कंपनी फेलियर हुई है, तो इकोनॉमी पे बुरा असर है। सीधा सीधा बता रहा है, ये सब आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं, जबकि हुक्मरान हमारे बता रहे हैं कि मौसम गुलाबी है। और मौसम का मजा लीजिए शिव कुमार जी, जी, मौसम का मजा लीजिए। मौसम को इन्होंने जहरीला बना दिया है। नहीं आरोप मौसम लगाया, जहरीला है और करोड़ों रुपया बेवकूफ होता चला जा रहा है, तो फिर क्या कहा जाएगा, कहा क्या नहीं जाएगा? ये अब ये सवाल तो मनोज तिवारी जी से किया जाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि नहीं इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लेकिन उत्साह से और मतलब मैं पॉजिटिव। मैं संदीप जी बड़ा गलत आदमी हूं इस मामले में, मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूं
कि उस समय ठीक हो रही थी, जब मनमोहन सिंह के दौर में जब रुपया 60 गया था तो इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। मैं जानता हूं कैसे रुपया गिरता है, मैं जानता हूं कैसे देश की साख गिरती है, मैं जानता हूं। तब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री होते हुए एक प्रधानमंत्री पर हमलावर थे। और आज, तब तो सिर्फ 10 रुपया गिरा था भाई। 48-49 तो अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के गए थे, और 10 रुपया पे बता रहे थे कि देश की साख गिर गई। आज 59 रुपया से चला डॉलर 90 रुपया आ गया। तो बिल्कुल। भैया साख नहीं गिर रही है, रकम, अर्थव्यवस्था नहीं गिर रही है, मतलब अब बन रही है। क्या यार अजीब लॉजिक है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे, यानी गांव में कह देते हैं टैया, वैसे हम मानते हैं पैसा, पैसा मेरे पापा का। कब तक ये गोल गोल की जलेबी बना के जनता के मध्य परोसते रहोगे? कब तक नेहरू और राहुल और कांग्रेस को कोस कोस के, अखिलेश यादव के परिवारवाद को कोस कोस के आगे बढ़ते रहोगे? कब तक लोगों को गोल गोल जलेबी बनाते रहोगे और ये इमरती की चाशनी में लपेट कर वोट को घुमाते रहोगे? अब्दुल के नाम पर, कासिम के नाम पर, हासिम के नाम पर, नाजिम के नाम पर कब तक घुमाओगे? संदीप जी, माइक म्यूट है, माइक म्यूट है, माइक खोलिए। आपकी जी, जी, आपकी बात एकदम सही है। ये देखिए, इनका पोचिंग और पोलराइजेशन, पोचिंग का मतलब है कि पहले विपक्ष के नेताओं को मिलाते थे, कहते थे कि ये पार्टी मुक्त होगा भारत, और उसी से युक्त हो गया। तो देखिए, इनका ये है कि उनके करप्ट ले लिया और अपने यहाँ उनके दूध के धुले हो गए। लोग कहते हैं कि ये ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सब साफ हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि कैसे भी ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उसके लिए देश की जनता की बलि ही क्यों न ले लें। उसके इंटरेस्ट, उसके संसाधनों की लूट की तो कोई, वो तो छोटी बात है। ये तो लोगों की बलि ले रहे हैं। बीएलओस की जो मौत हुई, उस पे क्या जवाब है इनका? क्यों बच रहे थे? क्यों कतरा रहे थे? जल्दी क्या थी? कौन सी जल्दी है? इससे क्या हो जाएगा? जनगणना जब करानी थी भारत की 2021 में, वो तो हो नहीं पाई, उसमें कोई जल्दी नहीं थी। जबकि भारत की सारी नीतियां, आंकड़े उसी से जुड़े होते हैं और उसी से तय होते हैं। उसको तो आपने नहीं किया। लेकिन आप इन सब सारी चीजों को बहुत ही तत्परता से कर रहे हैं। ये बताता है कि ये लोग मतलब इनका जो कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इनका वेस्टेड इंटरेस्ट यही है कि अपने हिसाब से, सही कहा, तृणमूल कांग्रेस के जो आज एक सांसद हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, अक्सर अपने बोलने के लिए वो बड़े मतलब कुख्यात, सॉरी, विख्यात रहते हैं, वकील हैं पेशे से वो। और उन्होंने कहा कि पहले जनता जो है ना, वो सरकार चुनती थी, अब सरकार जो है वो वोटर चुन रही है। मतलब पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार जो है वो वोटर चुन रही है। ये बहुत ही खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, खास करके उस देश में जहाँ लिटरेसी इस तरह की है। उसको बढ़ाने पे कोई काम नहीं किया सरकार ने। सरकार हर फ्रंट पे फेलियर है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ। आप ले लीजिए, कोई भी हो, डिमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, जिसे गब्बर सिंह टैक्स तक कहा जा रहा है, उसी को इन्होंने काफी दिन बाद हटाया, हटा के फिर आधा किया और उसी को कहा कि नहीं, हमने तो कम कर दिया। अरे भाई, तुमने बढ़ाया, उसको दुगना किया, फिर उसको आधा कर दिया और कह रहे हो कि कम कर दिया। तुमने जनता का कितना पैसा लूटा। कहते थे कि तेल हम जो है दाम कम कर देंगे, बढ़ा के उसको 100 रुपए ले गए। सीएनजी जो इनके आने पे 39 रुपए की मिलती थी, 35 रुपए की मिलती थी, वो जाके हो गई है 80 रुपए की। तो देखिए, इन्होंने रूस से तेल सस्ता खरीदा, उससे इनके दो प्यारों ने खूब पैसा बनाया। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उसमें खूब सस्ता तेल खरीदा। तेल को जामनगर लाया जाता था, वहां से उसको छान के रिफाइनरी से और दुनिया के दूसरे बाजार में बेचा जाता था। तो भारतीयों को नसीब नहीं हो रहा था, और उनके दो प्यारे वो इससे पैसा कमा रहे थे। और इनका जो एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, अभी फिर एक मामले में फंसा है, एलआईसी के करप्शन में। एलआईसी का जो पैसा है, उनको बचाने के लिए, बेल आउट करने के लिए यूज किया गया है। और एलआईसी कह रहा है कि नहीं नहीं, हमको किसी ने गाइड नहीं किया, हमने अपने जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए उसमें पैसा लगाया था। तो कुल मिला के देखिए, हर संसाधन को यूज किया जा रहा है उन दो लोगों के लिए, अपने उन क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए, जो इनके हैं बेसिकली। नहीं तो और उन उसके दो के बाद लिए पूरे देश को दांव पे लगा दोगे? बिल्कुल दांव पे लगा दिया। आज पूरा सवाल उठाया तो है विपक्ष ने कि क्यों नहीं चर्चा हो रही है इंडिगो की। 1000, मतलब आप समझ रहे हैं, 1000 फ्लाइट्स का मतलब कि 20 लाख लोगों के टिकट कैंसिल हो गए हैं। सोचिए उसमें शिव कुमार जी, कि आपको मान लीजिए यूएसए जाना था, आपका टिकट होता है इंडिया से टर्की तक, इंडिया से लंदन होता है, और लंदन के बाद फिर आप जाते हो। आप लंदन पहुंचे ही नहीं, फिर जाओगे कैसे? आपके होटल बुक होते हैं 1 महीने के,
फिर आपका वापसी का टिकट बुक होता है। इंडिगो तो आपको एक तरफ का देगी टिकट, अगर रीइंबर्स करती है तो। आज ही खबर थी कि दिल्ली से रांची का जो टिकट है, जो जनरली 7,000, 8,000, 10,000 रहता है, वो 56,000 था। लंदन का जो दिल्ली से टिकट है, वो 21,000 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में यही विकास किया है हमारे महामानव ने, विश्व गुरु ने, कि 56,000 दिल्ली से रांची का टिकट 56,000, जिसको आना है, जिसके पिता माँ बाप मर गए, कोई बीमार है, जिसको इमरजेंसी है, वो तो आएगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा उसका? तो आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ है। जो दिख रहा है लोगों को वो नहीं है। उस पिता की छवि को देखिए जो अपनी बेटी को एयरपोर्ट पे सैनिटरी पैड के लिए तरस गया। लोगों को देखिए जो रो रहे हैं वहां पे, भाग रहे हैं। सरकार सवाल तक नहीं पूछ पा रही है। इससे ज्यादा कमजोर सरकार कोई रही होगी? रुपया के गिरने पर कोसा करते थे। एक हमारे राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री कोसते थे, कहते थे कि रुपया गिर रहा है, और अब जब गिर रहा है तो मुंह नहीं खुल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कम बोलने वाले, जिसे ये लोग मौन मोहन कहा करते थे, वो बहुत साहसी व्यक्ति थे। तो ऐसी स्थितियों में इनकी दो स्ट्रेटेजी है शिव कुमार जी, पोचिंग और पोलराइजेशन। जिसमें पोचिंग में मतलब कि हर सड़े गले माल को ले आई जो चुनाव में इफेक्टिव हो, हर करप्ट से करप्ट आदमी को अपने साथ ले लीजिए, बस वोट बैंक इनकी एक सच्चाई है। वोट मिलना चाहिए। दूसरा, नहीं तो मशीन से मैनेज करेंगे, मशीनरी से मैनेज करेंगे। उसके बाद पोचिंग के बाद पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान कर दीजिए, और जनता को बेवकूफ बनाइए, वोट लीजिए, और फिर अगले 5 साल तक यही सब उनको तमाशा दिखाते रहिए। कई लोग तो मजाक करते हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री, क्षमा करिएगा, प्रधान सेवक की जगह पे इस देश को प्रधान पर्यटक मिल गया है, जो इस देश की यात्रा पर, उस देश की यात्रा पर, किसी देश से जो है सामरिक या फिर कोई भी जो वैदेशिक संबंध है, वो कहीं कोई गति उसको नहीं मिली। उसकी उल्टे दुर्गति हो गई है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। ट्रंप अभी चावल पर भी कुछ करने वाले हैं। तो ट्रंप ने तो पूरा बेतहाशा, जो एक बड़ा मार्केट था, भारत 86,000 अरब डॉलर के करीब करीब वो करता है, व्यापार करता है। एक्चुअली भारत ज्यादा उनको एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट बहुत कम करता है। तो हमारे लोग उनके मार्केट से खुशहाल थे, मैंने उससे हम व्यापार करते थे, वो सब कुछ टूट गया टैरिफ लगाने के बाद। इन सब चीजों पे कोई सवाल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। मीडिया आएगी तो वो चर्चा करेगी कि इस देश का, अलीनगर का नाम बदलेंगे ये लोग, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, और उसी त्राही के बीच में ये लोग जनता का भद्दा मजाक भी उड़ा रहे हैं। जब वंदे मातरम तो हर किसी का एक राष्ट्र गीत है, और वंदे मातरम का मतलब है कि इस धरती माँ की पूजा। ये हर वक्त जबरदस्ती के चक्कर में हर चीज पे क्यों है? एसआईआर जबरदस्ती, नोटबंदी जबरदस्ती, वंदे मातरम जबरदस्ती, जय श्री राम बोलो जबरदस्ती, आप मुसलमानों से डरो जबरदस्ती, मतलब हर चीज में जबरदस्ती। मैं तो सीरियल से बता सकता हूं, सीरियल से। ये देखिए शिव कुमार जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए है कि हर चीज का एक सिम्टम होता है। सिम्टम, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बार बार पेशाब आती है, तो डॉक्टर कहता है कि डायबिटीज का टेस्ट कराइए आप, और वो निकलता है शुगर। तो एक्चुअली सिम्टम है तानाशाही का शिव कुमार जी। हर तानाशाह यही करता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं नहीं, हो सकता। आपने देखा जी सीएनआरसी की बात आई जबरदस्ती, जी, किसान के कानून के बिल आए, काले कानून के बिल सब जबरदस्ती, बाद जबरदस्त। में कहा कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए। तो पहले ही क्यों नहीं गलती मान लेते हो? ये बिल्कुल। एसआईआर अब फंस गई है गले की हड्डी। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कट रहे हैं, और 3 करोड़ वोटों में से लगभग 1.5 करोड़ वोट निकलेंगे महानगरों में। अब महानगरों में बीजेपी का अपना वर्चस्व है, लाखों वोटों से रोज जीत रहे हैं। बच गए महामानव इस बार, चारों खाने चित्त पड़ते। 6 राउंड तक पीछे चले थे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, जो कहते हैं बिल्कुल। मेरी बड़ी साख है, मेरी बड़ी ओहरा है। अरे करा न लो बैलेट पेपर से चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करा दो। अरे 4-5 लोकसभा सीटों पर सैंपल में करा दो, 5 विधानसभा पे सैंपल में करा दे चुनाव आयोग। अगर उस 5 के और सारी विधानसभा और लोकसभा का परिणाम एक जैसा है तो फिर कभी मत कराए, और विपरीत है तो करा दे। भाई अभी उत्तर प्रदेश में आएगा तो 10% सीटों पर, यानी 45 या 50 सीटों पर बैलेट पेपर से करा दो चुनाव, और दोनों का आंकड़े निकाल लो। अगर आंकड़े सेम ही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है ईवीएम हटाई जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाए।
और दोनों के आंकड़े में जमीन आसमान आसमान का डिफरेंस है, तो फिर कराओ फिर ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे चुनाव आयोग डरता क्यों है इस बात से? भाई 10 विधानसभा में, 50 विधानसभा में तो कर सकते हो व्यवस्था, लेकिन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है साहब नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हम नहीं। मैं तो आज लोकसभा में एक सज्जन है निशिकांत दुबे, जिन्हें न ये पता है कब कौन पैदा हुआ है, कब कौन, ताकत से चिल्ला के बोल दो। वो कह रहे हैं पहले चुनाव कमिश्नर जो थे भारत के, वो सूडान के राज्यपाल बना के कांग्रेस ने भेज दिए थे। अब बताइए, सूडान अपने आप में देश है, वहां का राज्यपाल कांग्रेस कैसे नियुक्त कर लेगी? उनको यही नहीं मालूम था कि सूडान चुनाव नहीं करा पा रहा था, तो यहाँ के चुनाव कमिश्नर को अपना चुनाव कराने के लिए ले गई थी सूडान की सरकार। तो अभी नहीं, अभी तो बड़ी तारीफ कर रहे हो कि ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल चुनाव समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया, बड़ा प्रचार कर रहे हो। तब अगर उन्हें ले गई कांग्रेस से मांग के तो खराब था। बारे वाह यार, तुम्हारा गप और जो कांग्रेस कर गई वो थू थू, जाने कहां से आंकड़े लाते हैं निकाल के, पता ही नहीं है। और इतनी मजाक बनती है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। पता नहीं इस जनता के दिमाग पे भी झूठ का एक लेबल चढ़ गया है, झूठ ही सुनना चाहती है। कहते नहीं है कि सामन के अंधे, सामन में आंखें चली जाएं तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। अभी सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कासिम, हासिम, नाजिम, राशिद, हासिद, यही सब दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए। लेकिन एक बात है सदन में विपक्ष ने जब प्रधान सेवक जी बोल रहे थे तो उन्होंने बंकिम दा कहा, बंकिम दा, बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए लोगों ने विरोध किया। देखिए, ये बहुत तथ्य जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी बताते हैं कि हर बात में लोगों को अपनी बराबरी में रखना चाहते हैं, चूंकि वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल माने मैंने अपने को करीब करीब देवता के समकक्ष रख चुके हैं, तो उनको लगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनके दादा की तरह ही है। दादा माने भैया होता है बांग्ला में, जबकि बंकिम दा उनसे माने बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको वो बंकिम दा कह रहे थे, वो बहुत पहले, उनसे कई पीढ़ियों पहले हुए थे और एक महान साहित्यकार थे, कवि थे। और उनको इस तरह से कहना ये भी बताता है कि देखिए वो कितने गंभीर हैं। तो विपक्ष जो है उसको तो एक तो इनका स्पीकर है जो बोलने नहीं देता है। कुछ नेताओं को वो जानबूझ के डिस्करेज करते रहते हैं। अगर कोई फोटो लेके जाता है, आरोप लगे, तो ये क्यों नहीं स्पीकर पूछ रहे हैं कि क्यों 22 वोट दे दिया इसने? जब पूछ रहे हैं अखिलेश जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको सुधारने की जरूरत है, सबसे पहले तो उसके नियमों में क्यों छेड़छाड़ की गई? उन्होंने जिक्र किया फर्रुखाबाद के चुनाव का, जहां जबरदस्ती लाइट काट के वहां के डीएम कप्तान ने इधर उधर करके चुनाव हरा दिया। उन्होंने कई चुनावों का जिक्र किया, लेकिन फर्रुखाबाद का उन्होंने विशेष बोल रहे थे कि हम देख रहे थे। और ये सब कुछ हो रहा है इस देश में, और बहुत ही दुखद है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो ये बता रहा है कि कितने अहंकार में है ये लोग। एक महान व्यक्ति को ये बंकिम दा कहते हैं, जबकि हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कहा जाता है कि व्यक्ति आपसे एक दिन भी बड़ा हो तो आप उसका पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। वो बड़ा है, भले ही मानसिक रूप से विक्षिप्त ही क्यों ना हो। अगर आपका भाई ही है तो वो डिजर्व करता है सम्मान आपसे। ऐसे में एक महान व्यक्ति को आप अपना दादा बना देते हैं, जैसे उनको एक बोलचाल की भाषा। तो ये सब बताता है आपके अप्रोच को, आपकी सीरियसनेस को। शिव कुमार जी, चलिए, आपने बहुत गंभीर जानकारियां दर्शकों को दी हैं। दर्शक इन्हें देखें, समझें, आगे बढ़ाएं। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।